Hello students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube video जिसमें we are going to discuss the questions related to CTET or STETs, right? So ये आपकी full preparation, be it your CTET examination, be it any state level eligibility test अगर हम बात करते हैं उसमें these questions are going to help you because these questions are related to English language and pedagogy, right? So आज की क्लास में जो questions related हैं they are related to pedagogy specifically and we are going to solve question number 1 and 2, 3, 4 etc. right? One thing that I want from you all is that सब लोग अपने पास you keep your pen, paper, notebook handy so that you note the explanations. जो भी चीज मैं explain करूं किसी को कोई डाउट है उस चीज को लिखें, राइट डाउन, राइट, एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग थिंग्स प्रॉपर्ली इवन व्हेन यू आर नॉट विजिटिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी फर्दर अडू जो आपकी इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी में से है उस यूनिट में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं दैट आर रिटन हियर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व देम वन बाय वन, राइट. तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एक इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ राइटिंग should take into consideration. एक राइटिंग की इफेक्टिव असेसमेंट के लिए, एक राइटिंग का परफेक्ट असेसमेंट करने के लिए उसमें क्या चीज आप देखेंगे? उसका कंटेंट देखेंगे, ग्रामेटिकल कंट्रोल देखेंगे, कोहेरेंस देखेंगे कि सेंटेंसेस या पैराग्राफ एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, उसका ग्रामेटिकल कंट्रोल देखेंगे, लैंग्वेज देखेंगे, फ्लुएंसी देखेंगे, एक्यूरेसी या स्पेलिंग देखेंगे या थीम, कैरेक्टराइजेशन एंड कंटेंट देखेंगे. व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? ये आपकी 4 स्किल्स जो हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन है. हाउ आर वी गोइंग टू इवैल्यूएट देम? तभी तो ये इवैल्यूएशन के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? The right answer to this question is option A here. Why A बच्चे? Content क्यों important है? Grammatical control and coherence क्यों important है? बाकी 3 options क्यों नहीं? क्योंकि ग्रामेटिकल कंटेंट, लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी आप स्पीकिंग में देखेंगे, एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग आप राइटिंग में देखेंगे, लेकिन आप कोहेरेंस भी देखेंगे साथ में. तो एक्यूरेसी, स्पेलिंग, राइटिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका कंटेंट है, जितनी उसकी ग्रामर है या जितनी उसकी कोहेरेंस है. मान लीजिए आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, यू आर राइटिंग एन ऐसे. वो ऐसे लिखते समय आप एक पर्टिकुलर कंटेंट अपने माइंड में डेवलप करेंगे. उसको पास्ट टेंस में लिखना है, प्रेजेंट में लिखना है, फ्यूचर में लिखना है, वो आपके टॉपिक पे डिपेंड करेगा. तो आपका टेंस, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए. वॉज, वर, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड एटसेट्रा वो सब प्रॉपर होना चाहिए. जहां से आपने शुरू करा, अगर प्रेजेंट टेंस में ऐसे शुरू करा है तो एंड तक प्रेजेंट टेंस में ही रहना चाहिए. एंड कोहेरेंस, कोहेरेंस यानी कि मान लीजिए आप दहेज प्रथा के ऊपर लिख रहे हैं, है ना. तो पहले आपने दहेज प्रथा को इंट्रोड्यूस करा, देन उसके कॉजेज बताए, देन उसके जो इफेक्ट्स बताए. सो कैसे एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ इंटरलिंक्ड है, हाउ देयर इज अ कोहेरेंस, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड द कंक्लूजन, दैट इज द थर्ड पैराग्राफ. ठीक है. थीम, कैरेक्टराइजेशन एंड कंटेंट ये आपका लिटरेरी उसमें आ जाता है, लिटरेचर में आ जाता है, ये आपका पेडागोजी में नहीं आता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्या होता है? सिस्टमैटिक वेज ऑफ इंप्रूविंग असेसमेंट थ्रू वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड असाइनमेंट्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मतलब एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स मिलती है लैंग्वेज लर्निंग की बाय लर्नर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग. क्या आपको इनमें से सही जवाब लग रहा है? क्या आंसर है इसका? What do you think is the right answer? The right answer to this question is option C here. That is पोर्टफोलियो का अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग बताऊं, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शन होना, किसी चीज का एल्बम बनी हुई होना. जैसे मान लेते हैं कोई फोटोग्राफर है,
जब वो कहीं पे फोटोग्राफी के लिए बड़े लेवल पे अप्लाई करने के लिए जाता है तो वो अपना पोर्टफोलियो लेके जाता है कि दीज आर द पिक्चर्स दैट आई हैव क्लिक्ड सो फार। कोई मॉडल है, मॉडलिंग में जा रही है या जा रहा है, वो अपना पोर्टफोलियो लेके जाता है कि दीज मेनी पोजेज आई हैव डन, मुझे प्रोफेशनल मॉडलिंग आती है, XYZ। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट वो होती है जब कोई लर्नर एक लैंग्वेज लर्न कर रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने उस लैंग्वेज को कैसे सीखा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंस्टांसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं। पहले टीचर ने मुझे लैंग्वेज क्लास में सिखाई, फिर मैंने उसको अपने घर पे बोलना शुरू करा, फिर मैं उसको अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ बोलने लगा, फिर स्कूल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। बट व्हाट आर दी इंस्टांसेस उसको सपोर्ट करने के लिए, वो पोर्टफोलियो असेसमेंट बताती है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वी हैव which one of the following is not advocated as an element for assessment in a poem। एक पोम पढ़ रहे हैं आप, उनमें से इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पोम अच्छी लिखी गई है या बुरी लिखी गई है। कौन सा एलिमेंट है, उससे आप बिल्कुल पोम को जज नहीं कर सकते। उसकी ग्रामर, वोकैबुलरी, पोएटिक डिवाइसेस या थीम। सीटेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। द राइट आंसर, यू कैन पॉज योर वीडियोज, आपको लगे आपको टाइम ज्यादा लेना है, यू कैन पॉज योर वीडियोज एज वेल। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। कोई भी राइटर, कोई भी पोएट यूजुअली ग्रामर के रूल्स को निग्लेक्ट करते हुए चलता है, क्योंकि उनको राइम स्कीम बनानी होती है, उनको पोएटिक डिवाइस लाइक मेटाफर, सिमिली जिसमें लाइक और एज होता है, पर्सोनिफिकेशन है ना, जिसमें इनएनिमेट चीजों को क्या दे दी जाती है, जान दे दी जाती है बेजान चीजों को। रेस्टलेस नाइट, अब नाइट कैसे रेस्टलेस हो सकती है, इंसान रेस्टलेस हो सकता है ना। तो अलग अलग पोइटिक डिवाइसेस लगा के, जैसे हम अपने आप का श्रृंगार करते हैं, वेयरिंग दीज इयररिंग्स, पुटिंग अ लिपस्टिक ऑन, डूइंग थिंग्स एटसेट्रा फॉर आवर ओन सेल्स, उसी तरीके से एक पोएट जो है पोइटिक डिवाइसेस लगाता है, वोकैबुलरी अच्छी करता है, थीम रखता है पोम की, ग्रामर चाहे सही हो ना सही हो वो चल जाता है क्योंकि राइम स्कीम बिठानी होती है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच अमंग्स देम इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा असेसमेंट टूल नहीं है लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, कोई जज करने के लिए, उसके पैमाने को जज करने के लिए कि लैंग्वेज बच्चे ने कितनी लर्न कर ली है। विच अमंग्स देम इज नॉट एन असेसमेंट टूल। द राइट आंसर, यू कैन पॉज योर स्क्रीन्स। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। रेलिया क्या होता है? रेलिया होती है रियल लाइफ, आपको जो है मटेरियल्स या चीजें दिखाई जाती हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। तो ये आपको टूल्स नहीं है, इसमें आपको असेसमेंट नहीं करी जा रही है, इसमें आपको एग्जाम्पल्स दे रही हैं टीचर, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बता रही हैं। जबकि एक बार टीचर आपको ऑब्जर्व करे, वो आपका टेस्ट हो रहा हो सकता है, असाइनमेंट दी है वो भी आपका असेसमेंट हो रहा है। पोर्टफोलियो असेसमेंट हमने पिछले क्वेश्चन में देख ली कि बच्चा कितना लर्न करा है लैंग्वेज को, तो वो भी तो एक तरीके की असेसमेंट हुई ना। रियलिया इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लर्निंग बट जस्ट to tell how language works in a real life situation, so on and so forth, ठीक है। So option D is the right answer here. Next question, continuous assessment focuses on what? Continuous assessment किस चीज पे फोकस करती है? हाँ जी, what do you think is the right answer here? The right answer to this question is option D here, informal and a combination of both formative and summative। सबसे पहले formative के बारे में जान लेते हैं, और इनफॉर्मल तरीके की असेसमेंट होती है जिसमें आपको आपकी असेसमेंट की जाती है कि आपको चीजें पता है नहीं पता है, कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया गया क्लियर हुआ है या नहीं। और इसको कंटिन्यूअस असेसमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंटिन्यूटी में देखा जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन किसका है? फॉर्मेटिव का। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, आपके मंथली टेस्ट हो गए, आपके यूनिट टेस्ट हो गए,
ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं फॉर्मेटिव के। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको हेल्प करती है कि आपको कोई चीज इंप्रूव करनी है। टीचर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों करता है? बच्चे को एक चैप्टर कराया, हिस्ट्री का पढ़ाया, देखा कि बच्चा अभी थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको इंप्रूवमेंट का स्कोप दे देती है। ठीक है, इंप्रूवमेंट का स्कोप दे देती है ताकि आप सबमिटिव यानी कि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स, अपने फाइनल एंड टर्म एग्जाम्स, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हो गए? आपके एंड टर्म एग्जाम्स हो गए, एंड टर्म एग्जाम्स, ताकि आप यहीं पे सारी चीजें फॉर्मेटिव मंथली टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में इंप्रूव कर ले, ताकि आपके सबमिटिव में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो कंटिन्यूअस असेसमेंट इन सभी चीजों का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, उस पर फोकस करती है। सो ऑप्शन डी। Next question. Kavya notes down the errors committed by learners of the class and discusses them once in a fortnight. ठीक है, तो काव्या जो है बच्चों के डाउट्स नोट डाउन कर लेती हैं, बच्चों की गलतियां नोट डाउन कर लेती हैं, राइट। व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज? उनको डिस्कस भी करती हैं कि ये गलतियां इस टेस्ट में हुई थी, कॉमनली कॉमन ग्राउंड पे बच्चों से ज्यादातर ये गलतियां की गई। तो एज अ टीचर काव्या क्या कर रही है? इवैल्यूएशन कर रही है, फीडबैक प्रोवाइड कर रही हैं बच्चों को ताकि वो इंप्रूव कर सके, असेसमेंट कर रही हैं, या एरर करेक्शन कर रही हैं? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज शी इज प्रोवाइडिंग फीडबैक। वो फीडबैक प्रोवाइड कर रही हैं। फीडबैक प्रोवाइड करने में क्या होता है? जहां पे आप लैग कर रहे होते हो, टीचर आपको सिखा रहा है। काव्या यहाँ पे बच्चों को बता रही है कि आपने यहाँ पे ये गलती कर दी थी, ठीक है, इसको अगली दफा नहीं करना है। असेसमेंट इवैल्यूएशन कोई रिलेटेड नहीं है। असेसमेंट इवैल्यूएशन में फीडबैक जो है वो नहीं मिलेगा एज सच। लेकिन अगर हम एरर करेक्शन की बात करते हैं, एरर करेक्शन में टीचर सिर्फ स्पेलिंग्स एंड एरर्स करेक्ट करके मार्क करके छोड़ देती हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि वो बच्चों के साथ डिस्कस कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स शी इज प्रोवाइडिंग फीडबैक, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव, दैट इज ऑप्शन बी हियर, राइट। ऑप्शन बी ही था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, continuous and comprehensive evaluation of learner is continuous and comprehensive evaluation of a learner is the right answer to this question is option A, periodic assessment of learning। पीरियोडिकली देखा जाता है। हमने कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात करी। कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकस करती है इनफॉर्मल तरीके से बच्चों को इवैल्यूएट करना, फॉर्मेटिव और समेटिव को मिक्स करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पीरियोडिकली यानी कि कुछ कुछ समय के गैप के बाद बच्चों की असेसमेंट हो रही है कि उनको कितना समझ में आया या नहीं। टीचिंग को नहीं देखा जाता, कंटिन्यूअस टेस्ट एंड असाइनमेंट्स नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूअस टेस्ट नहीं हो रहे, बट हाँ जी ये असेसमेंट हो रही है कि पीरियोडिकली थोड़े थोड़े टाइम के बाद बच्चे जो हैं वो सीख पाए हैं, चीजें इंप्रूव करी हैं या नहीं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। Last question for today. Observation on a student's special academic ability includes. What do you think is the right answer here? ये ऑब्जर्वेशन करना स्टूडेंट की स्पेशल एकेडमिक एबिलिटी में कि ये बच्चा इस चीज में अच्छा है। तो क्या मतलब है एक चीज में अच्छा होना? किस चीज को दर्शाता है? ऑप्शन सी, कि वो बच्चे की कौन से एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं। अगर कोई बच्चा बार बार जो है उसको मैथ्स के फॉर्मूलाज आते हैं, बड़े इंटरेस्ट से चीजें बताता है, केमिस्ट्री के बारे में बताता है, हिस्ट्री के बारे में बात करता है, इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करता है, तो वी हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ लर्नर्स। क्लासरूम में हर एक बच्चे का इंटरेस्ट वेरी करता है। किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद होगी, तो अगर कोई टीचर उसको ऑब्जर्व कर रहा है स्पेशल एकेडमिक एबिलिटी पे, तो उनको पता चल जाएगा ना कि ये बच्चा क्या है, ये बच्चे को ये इंटरेस्ट है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू दिस यूनिट दैट वी हैव टू कवर। आई सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। अगर किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल रिप्लाई श्योरली। थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।